चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी की जो मोबाइल ऐप बनाने की दुनिया में एक बहुत बड़ी सरदर्दी को सुलझाने का दावा करती है। तो देखिए, कोई भी ऐप डेवलपर हो या कोई भी बिजनेस, सबके सामने एक कॉमन चैलेंज होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐप को iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए बनाया जाना चाहिए? आज की दुनिया में जवाब लगभग हमेशा हाँ ही होता है, और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। जो पुराना तरीका है उसमें क्या होता है, आपको दो अलग अलग टीमें चाहिए। एक टीम जो एप्पल के iOS के लिए स्विफ्ट में कोड लिखे और दूसरी टीम जो एंड्रॉयड के लिए जावा या कॉटलिन में। मतलब डबल काम, डबल टीमें और डबल बजट। सोचिए कितना ज़्यादा खर्चा और टाइम लगता होगा इसमें। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो इससे बेहतर हो, कोई यूनिफाइड सॉल्यूशन? चलिए देखते हैं। और यही एंट्री होती है रिएक्ट नेटिव की। ये एक फ्रेमवर्क है, मतलब एक तरह का बना बनाया ढांचा। इसकी खासियत यह है कि डेवलपर्स को बस एक बार कोड लिखना होता है, बस एक कोड बेस, और वो ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों पर चल जाती है। ये जो बड़ा सा एक दिख रहा है ना, यही है सारा खेल। यानी iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए बस एक ही कोड बेस, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम कितना कितना कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसका सीधा सीधा असर पड़ता है स्पीड और पैसे पर। मतलब डेवलपमेंट तेज और खर्चा कम। चलिए जरा और डिटेल में समझते हैं इसके फायदों को। तो देखिए, यहाँ 3 बड़े फायदे हैं। पहला, सिंगल कोड बेस। दूसरा, इसकी वजह से डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। और तीसरा, जाहिर है, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बन जाता है। खासकर जो नए स्टार्टअप्स हैं या जो बिजनेस अभी ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए तो ये कमाल की चीज़ है। अच्छा, पर ये स्पीड आती कहाँ से है? मतलब ऐसा क्या है इसमें? तो इसके पीछे एक बहुत ही कूल फीचर है जिसे कहते हैं हॉट रीलोडिंग। अब ये हॉट रीलोडिंग काम कैसे करता है? अरे बहुत सिंपल है। डेवलपर ने कोड में जरा सा भी चेंज किया और बस वो चेंज फौरन ऐप के प्रीव्यू में दिखने लगता है। कोई ऐप को बार बार बंद करके चालू करने का झंझट ही नहीं। इससे जो टाइम बचता है ना, वो डेवलपमेंट की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। और अब बात करते हैं पैसे की। ये स्लाइड साफ साफ दिखा रही है कि बजट पर इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। जहां ट्रेडिशनल तरीके में 2 टीमों का खर्चा है, यहां सिर्फ एक टीम से काम चल जाता है। मतलब खर्चा सीधे सीधे बहुत कम हो जाता है। इससे पता चलता है कि रिसोर्सेज का कितना बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, मान लिया कि ये फास्ट है और सस्ता भी है, लेकिन परफॉर्मेंस का क्या? क्या ये उतना ही पावरफुल है? क्या इससे बनी ऐप्स सच में बड़ी बड़ी रियल वर्ल्ड ऐप्स जैसा परफॉर्म कर सकती हैं? चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो जवाब है हाँ। रिएक्ट नेटिव को परफॉर्मेंस और स्केल दोनों को दिमाग में रखकर बनाया गया है। इसकी परफॉर्मेंस लगभग नेटिव ऐप्स जैसी ही होती है। क्यों? क्योंकि इसका कोड रीयूजेबल होता है, मेंटेन करना आसान है, इसके पीछे डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और सबसे बड़ी बात, जरूरत पड़ने पर नेटिव कोड भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है। अब ये लगभग नेटिव जैसी परफॉर्मेंस का सीक्रेट क्या है? देखिए, रिएक्ट नेटिव कोई वेब पेज नहीं दिखाता। ये असल में फोन के अपने ओरिजिनल यूआई कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करता है। मतलब ऐप सीधा फोन के कोर बिल्डिंग ब्लॉक से बात करती है, और इसी वजह से इसकी स्पीड और फील एक नेटिव ऐप के बहुत बहुत करीब होती है। और बात सिर्फ आज की नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में भी बहुत काम आता है। इसका जो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है ना, वो ऐप को स्केलेबल बनाता है। मतलब जब ऐप लॉन्च होती है तो एक क्लीन स्टार्ट मिलता है। 1 साल बाद जब नए फीचर्स जोड़ने हो तो रीयूजेबल कोड की वजह से वो काम भी जल्दी हो जाता है। और 3 साल बाद भी इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये ऐप की ग्रोथ को सपोर्ट करता रहता है। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा फीचर चाहिए जो रिएक्ट नेटिव में है ही नहीं, तो क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको नेटिव कोड इंटीग्रेट करने की आज़ादी देता है। मतलब एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन या जावा और iOS के लिए स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी। तो बेसिकली दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिल जाता है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने देखा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। द केस फॉर रिएक्ट नेटिव। ये एक लाइन इसकी पूरी कहानी कह देती है। यूजर एक्सपीरियंस से कोई समझौता नहीं, और फिर भी स्केलेबल और हाई परफॉर्मेंस मोबाइल ऐप्स, वो भी एफिशिएंटली बनाएं। यही है रिएक्ट नेटिव का कोर प्रॉमिस। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट मोबाइल डेवलपमेंट स्टैक कौन सा होता है।